अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को आज बड़ा अदालती रिलीफ मिल गया, जिससे उनके लिए इंतखाबात में हिस्सा लेने का रास्ता हमवार होता दिखाई दे रहा है। नवाज शरीफ को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया है, जिसके बाद नवाज शरीफ की इस केस की हद तक नाअहली भी खत्म हो गई है। आज ही नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में एहतसाब अदालत के नवाज शरीफ को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपनी अपील भी वापस ले ली है, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ से मुताल्लिक पैनामा पेपर्स से जुड़ा सिर्फ एक केस रह गया है। ये केस अल अजीजिया रेफरेंस है। आज एवनफील्ड रेफरेंस में बरियत के बाद नवाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने अल अजीजिया रेफरेंस का मामला भी अल्लाह पर छोड़ दिया है। जी अल्लाह ताला का शुक्र है जी, मैंने तो मामला को अल्लाह पे छोड़ा था। अल्लाह ताला ने आज सुरखुल किया है, शुक्र उस मालिक का बहुत शुक्र है। ये सब दूसरे केस में क्या एक्सपेक्ट करते हैं अजीजिया में? वो भी अल्लाह पे छोड़ा हुआ। इससे पहले आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील पर समाअत की। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने दलाल देते हुए कहा कि 1993 से 1996 के दौरान ये प्रॉपर्टीज़ बनाई गई। इन प्रॉपर्टी से मुताल्लिक अपील कुनिंदा का कोई ताल्लुक नहीं है। प्रोसिक्यूशन ने रेफरेंस में नहीं बताया कि इन प्रॉपर्टीज़ से नवाज शरीफ का क्या ताल्लुक है। तो जस्टिस गुल हसन ने सवाल किया, प्रोसिक्यूशन ने सबसे पहले क्या साबित करना होता है? तो अमजद परवेज ने जवाब दिया, प्रोसिक्यूशन ने सबसे पहले मुलजिम को पब्लिक ऑफिस होल्डर साबित करना होता है। उसके बाद प्रोसिक्यूशन ने ज़ेर किफ़ालत और बेनामीदारों को साबित करना होता है। नैब नवाज शरीफ पर लगाए गए इल्ज़ामात में से एक भी साबित नहीं कर सका। पैनामा केस का फैसला, JIT रिपोर्ट और नैब की तहकीकाती रिपोर्ट से नवाज शरीफ का प्रॉपर्टी से ताल्लुक साबित नहीं हुआ। रेफरेंस में कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे नवाज शरीफ का प्रॉपर्टीज से ताल्लुक साबित हो। वाजिद जिया ने खुद तस्लीम किया कि नवाज शरीफ का प्रॉपर्टी से ताल्लुक साबित करने के शवाहिद नहीं है। फ़र्द जुर्म में ये बात बताई जाती है कि आपके असासे ज़ाहिर करदा आमदन के मुताबिक नहीं है। नैब इन्वेस्टिगेशन, JIT रिपोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के फैसले में प्रॉपर्टीज़ की मालियत का तयन नहीं है। इस मौके पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, रेफरेंस तो बस 3-4 सफ़ों का ही है। अमजद परवेज ने मजीद कहा, नैब ने साबित करना था कि नवाज शरीफ ने प्रॉपर्टीज़ की ख़रीदारी के लिए अदायगी की। ये भी साबित करना था कि प्रॉपर्टीज़ नवाज शरीफ के या बेनामीदार के ज़ेर कब्ज़ा है। सबसे अहम बात इन प्रॉपर्टीज़ की ओनरशिप का सवाल है। ना तो ज़बानी ना दस्तावेजी सबूत है कि ये प्रॉपर्टीज़ कभी नवाज शरीफ की मिल्कियत रही हों। इस तकाज़ा को ये साबित करना था कि मरियम नवाज़, हुसैन और हसन नवाज़ नवाज शरीफ की ज़ेर किफ़ालत थे। इन चीज़ों का बारे सबूत दिफा पर कभी मुंतकिल नहीं होता। इस पर चीफ जस्टिस ने सवाल पूछा कि क्या सारा प्रोसिक्यूशन का काम है? तो अमजद परवेज ने जवाब दिया, जी बिल्कुल, ये सब प्रोसिक्यूशन ने ही साबित करना होता है। कोर्ट ने मफरूज़े पर सज़ा दी और फैसले में सबूत की बजाय अमूमी बात लिखी कि बच्चे अमूमी तौर पर वालिद के ही ज़ेर कफ़ालत होते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने एक नैब मुलजिम को बरी किया। इस बुनियाद पर बरियत हुई कि मुलजिम की मुबैना जायदादों की कीमत और आमदन का तयन किए बगैर रेफरेंस दायर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा। मरियम नवाज़ के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इन अदालती फैसलों और उसूलों की तौसीक की। अमजद परवेज ने मजीद दलाइल दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का फैसला कालअदम करार देकर मरियम नवाज़ को बरी किया था। अदालत ने लिखा था कि इस्तग़ासा के मौक़िफ़ को साबित करने के लिए कोई एक दस्तावेज़ मौजूद नहीं है। इस दौरान नैब के प्रोसिक्यूटर ने अदालत से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से ही रेफरेंसेस दायर किए गए थे। तो जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि आप कहना चाह रहे हैं कि रेफरेंस दायर करना आपकी मजबूरी थी? हम भी समझ रहे हैं कि रेफरेंस दायर करना नैब की मजबूरी थी। नैब प्रोसिक्यूटर ने मजीद कहा कि मरियम नवाज़ की बरियत के फैसले के खिलाफ नैब ने उस वक्त अपील नहीं की। अब वो फैसला हतमी है, उस पर हम दलाइल नहीं दे सकते। जिस पर अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा का फैसला कालअदम करार दे दिया और उन्हें बरी कर दिया। इस दौरान नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, हम फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील भी वापस ले रहे हैं, जिस पर अदालत ने फ्लैगशिप रेफरेंस की अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। आज की पेशरफ इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि पैनामा पेपर्स से मुंसलिक यही वो बुनियाद थी जिसके बाद मुल्क की सियासत यकसर बदलती चली गई। एक के बाद एक तनाज़ा जन्म लेता गया। इस पूरी सूरत हाल का एक खाका आपके सामने रखते हैं। 2016 में ICIJ की तरफ से पैनामा पेपर्स की सूरत में लाखों दस्तावेज़ात लीक की गई और इन दस्तावेज़ात में नवाज शरीफ के बच्चों समेत 400 से ज़्यादा पाकिस्तानियों का नाम था, जिन पर इल्ज़ाम था कि इनकी पैनामा में ऑफशोर कंपनीज़ हैं। जिसके बाद उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ एक महाज खड़ा हो गया। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो पहले अदालत ने इसे फजूल करार दिया, मगर फिर 20 अक्टूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की नाअहली का केस समाअत के लिए मंजूर कर लिया। 28 अक्टूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी लार्ज बेंच बनाया, जिसकी सरबराही जस्टिस आसिफ सईद खोसा कर रहे थे। कई महीनों तक कार्रवाई के बाद
20 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 3-2 की अक्सरियत से फैसला सुनाया, मगर ये फैसला ना ही शरीफ खानदान के लिए क्लीन चिट साबित हुआ और ना ही इसे सज़ा के तौर पर लिया गया। 5 रुकनी बेंच में से जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद का अक़लियती फैसला ये था कि नवाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं रहे, इसलिए वो नाअहल होते हैं और उन्हें वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटाया जाए। जबकि जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस एजाज अफजल और जस्टिस अजमत सईद के 3 रुकनी अक्सरियती बेंच ने इस मामले पर मज़ीद तहकीकात का फैसला दिया और एक ऐसी GIT बनाने का हुक्म दिया गया जिसमें ISI, MI, FIA, NAB, SCCP और स्टेट बैंक के अफसरान शामिल करने की हिदायत दी गई। हुक्म दिया गया कि GIT ये तहकीकात करेगी कि क्या शरीफ ख़ानदान के असासे उनकी आमदनी से ज़्यादा हैं या नहीं, और GIT को अपनी रिपोर्ट जमा करवाने के लिए 60 दिन का वक्त दिया गया। इसी तरह 20 अप्रैल के फैसले से नवाज शरीफ वज़ीर आज़म तो बरकरार रहे, मगर उनके ख़ानदान को मज़ीद तहकीकात का सामना करना पड़ा। साथ ही GIT भी मतनाज़ हो गई, इसे व्हाट्सएप GIT करार दिया गया। फिर इस मतनाज़ GIT ने 10 जुलाई 2017 को 275 सफ़हात की अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश की। फिर 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी से एक तशरीह निकालकर उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर मगर उसके तनख्वाह के काबिल वसूल होने की बुनियाद पर नाअहल करार दे दिया। साथ ही शरीफ ख़ानदान के खिलाफ नैब को 6 हफ्तों में 3 रेफरेंसेस दायर करने का हुक्म दे दिया गया। एहतसाब अदालत से कहा कि वो इन रेफरेंसेस पर 6 माह में फैसला करें और इस पूरे अमल की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस एजाजुल एहसन को मॉनिटरिंग जज तैनात कर दिया, जो नवाज शरीफ को नाअहल करार देने वाले बेंच का हिस्सा थे। यूँ नवाज शरीफ आम इंतखाबात से सिर्फ 1 साल पहले ही नाअहल हो गए। फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नैब ने 3 रेफरेंस दायर किए, जिनमें से एक एवनफील्ड रेफरेंस था जिसमें आज नवाज शरीफ बरी हुए हैं, जबकि दूसरा फ्लैगशिप रेफरेंस था जिसमें नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत ने बरी कर दिया था और आज नैब ने फैसले के खिलाफ अपील भी वापस ले ली है। जबकि तीसरा रेफरेंस अल अजीज़िया था जिसमें नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता हैं और उनकी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात है। सबसे पहले नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत से एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा हुई थी और यह फैसला 6 जुलाई 2018 को सामने आया था, जिसमें नवाज शरीफ के साथ साथ मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर को भी सज़ा सुनाई गई थी। उस वक्त नवाज शरीफ और मरियम नवाज लंदन में थे, लेकिन अदालती फैसला आने के बाद वो दोनों वतन वापस आए। उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, जबकि कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। यूँ 2018 के इलेक्शन से चंद दिन पहले ही नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में डाल दिया गया। इस दौरान इलेक्शन करवा दिए गए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने रिलीफ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया, लेकिन फिर ये इल्ज़ामात सामने आए कि जनरल फैज़ हमीद की सरबराही में इस्टेब्लिशमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर भी असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। और इसी दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने दावा किया कि एजेंसी के लोग उनसे राबता कर रहे हैं कि किसी भी सूरत नवाज शरीफ की सज़ा बरकरार रखी जाए, मगर जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के इल्ज़ामात पर गौर किए जाने की बजाय खुद उन्हें ही ओहदे से हटा दिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस शौकत सिद्दीकी के खिलाफ ही कार्रवाई शुरू कर दी और उन्हें बरतरफ कर दिया गया। बहरहाल सितंबर 2018 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मिन्नल्ला और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एवनफील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत का फैसला मुअत्तल कर दिया। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर जेल से बाहर आ गए। इस दौरान नवाज शरीफ के खिलाफ बाकी 2 रेफरेंसेस यानी अल अजीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक सुन रहे थे, जिन्होंने दिसंबर 2018 में फ्लैगशिप रेफरेंस में तो नवाज शरीफ को बरी कर दिया, लेकिन अल अजीज़िया रेफरेंस में उन्हें 7 साल कैद की सज़ा सुनाई। एक दफ़ा फिर नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर यह फैसला सामने आ गया। खुद जज अरशद मलिक से मुंसलिक एक नए तनाज़े ने जन्म लिया और इस फैसले के 6 महीने बाद जुलाई 2019 में मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दावा किया कि सज़ा देने वाला खुद बोल उठा है कि नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हुई है, फैसला किया नहीं करवाया गया है। फिर उन्होंने जज अरशद मलिक की वीडियो भी चला दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने पूछा कि इतने साल गुजरने के बाद जज को मालूम हुआ कि उन्हें नशावर शय पिलाकर वीडियो बनाई गई थी, या तो जज वीडियो को जाली करार देकर उससे इनकार करते। जज तो खुद भी तस्लीम कर रहे हैं कि वीडियो जेन्युइन है, तो फिर इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जुडिशल अफसर का ये एतराफ़ तो खुद हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही जज अरशद मलिक का मामला लाहौर हाई कोर्ट को भेजा और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने तकरीबन 1 साल बाद यानी जुलाई 2020 को जज अरशद मलिक को ओहदे से बरतरफ कर दिया। इस दौरान नवंबर 2019 में ही नवाज शरीफ अदालत की इजाज़त से इलाज की गर्ज से लंदन चले गए। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस पर समाअत जारी रही। सितंबर 2022 में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को अदालत ने बरी कर दिया। नवाज शरीफ, एवनफील्ड और अल अजीज़िया में मुसलसल अदम पेशी पर इश्तिहारी करार दे दिए गए। फिर गुज़श्ता माह की 21 तारीख को जब वो पाकिस्तान वापस आए और अदालत के सामने सरेंडर किया तो अदालत ने हिफाजती ज़मानत भी दी और उनकी अपीलें भी बहाल कर दी, जिसके बाद आज एवनफील्ड रेफरेंस में अदालत ने
उन्हें बरी कर दिया है, जबकि अल अजीज़िया रेफरेंस में उनकी अपील पर समाअत जारी है। दूसरी जानिब तोशाखाना केस में नाअहल करार दिए जाने और इलेक्शन कमीशन के इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के फैसले के बाद इमरान खान की पार्टी चेयरमैनशिप खतरे में पड़ गई है। तहरीक इंसाफ ने तोशाखाना केस में फैसले के खिलाफ अपील से उम्मीदें जोड़ ली हैं, जिस पर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। इस दौरान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के तनाजुर में हफ्ते को इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ऐलान किया है। कहा है कि PTI की चेयरमैनशिप के उम्मीदवार इमरान खान नहीं बल्कि इमरान खान की मंजूरी से बैरिस्टर गौहर अली होंगे। साथ ही सेनेटर अली जफर ने वाजे किया कि बैरिस्टर गौहर आर्जी तौर पर चेयरमैन होंगे। पार्टी इलेक्शंस सैटरडे को हम ये इलेक्शंस कराने जा रहे हैं। इमरान खान साहब तोशाखाना के केस का फैसला नहीं होता वो ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे। इमरान खान साहब ने नाम बताया, वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब। पॉलिटिकल फिगर्स अपने अपने काम कर रहे हैं, टेम्पररी अरेंजमेंट है, इसलिए इसमें कोई परमानेंट हम पॉलिटिकल फिगर नहीं लाना चाहते थे। ये कोई -1 नहीं, ये जो नॉमिनेशन है उससे ही आपको जाहिर हो जाता है कि ये प्योर नॉमिनेशन है और प्योर टेम्पररी अरेंजमेंट है। हो सकता है अगर कोई हम कदावर शख्सियत लाते तो आप फिर ये सवाल पूछ सकते थे मेरे से। कागज़ पे चेयरमैन ही होगा लिखा हुआ, तो कानूनी कार्रवाई पूरी करेंगे। केयर टेकर सिर्फ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इनके रोल को, ताकि हमारे जो वर्कर्स हैं और पार्टी लीडरशिप है, जो खदशात हैं वो ख़त्म हो जाए। कल जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद पहले पार्टी के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत ने ऐलान किया कि इमरान खान इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। इस बात की तस्दीक PTI ज़राए से भी सामने आई। फिर एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की खबर सामने आई कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बैरिस्टर गौहर खान को चेयरमैन PTI नामजद किए जाने का इम्कान है, लेकिन कुछ ही देर बाद PTI ऑफिशियल के अकाउंट से इस बात की तरदीद सामने आ गई। फिर शेर अफजल मरवत ने बैरिस्टर गौहर के नाम का ऐलान कर दिया। इस हवाले से मुसलसल कयास आराइयाँ होती रहीं। फिर आज दी न्यूज़ में अंसार अब्बासी की खबर शाया हुई, जिसके मुताबिक PTI की कोर कमेटी के रुकन और PTI के सीनियर रुकन जो इमरान खान की हुकूमत में काबीना के रुकन भी रह चुके हैं, उनसे राबता किया गया तो उन्होंने बताया कि कोर कमेटी को इमरान खान के बैरिस्टर गौहर खान को चेयरमैन PTI नामजद करने का पैगाम नहीं पहुँचाया गया। नाम जाहिर न करने की शर्त पर उन्होंने चेयरमैन PTI के अहदे पर की गई नामजदगी पर हैरानी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर ना सियासतदान है, ना ही इतने सीनियर कि उन्हें तोशाखाना केस में इमरान खान की बरियत तक आर्जी बुनियादों पर चेयरमैन PTI लगा दिया जाए। इस सारी कन्फ्यूजन को आज इमरान खान से जेल में मिलने वाले वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने यह कहकर मजीद हवा दे दी कि पार्टी चेयरमैन के लिए इमरान खान खुद उम्मीदवार होंगे। एक बात कान खोल कर सुन लें सारे, माइनस इमरान खान तसव्वुर भी नहीं है। इमरान खान ने इन सारी खबरों की तरदीद कर दी है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ माइनस इमरान खान। इमरान खान ही चेयरमैन PTI है, रहेगा। और इसलिए जो भी कोई इस किस्म की खबर दे रहा है वो गलत फहमी की बुनियाद पर तो कहा जा सकता है उसे, लेकिन तसव्वुर नहीं है कि इमरान खान हिस्सा नहीं लेगा या पार्टी इलेक्शंस में वो चेयरमैन नहीं होगा। PTI आर्जी बुनियादों पर बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन नामजद तो कर रही है, लेकिन साथ ही इस बात को भी दोहरा रही है कि पार्टी के तमाम फैसले इमरान खान ही करेंगे और ये मामला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक तोशाखाना केस में सज़ा कलअदम करार नहीं पाती, क्योंकि तोशाखाना केस में अभी इमरान खान की सज़ा मुअत्तल हुई है। और इस सूरत में अगर इमरान खान दोबारा चेयरमैन बनते हैं और पार्टी टिकट देते हैं तो तनाज़ा जन्म ले सकता है और PTI के साथ वही हो सकता है जो 2018 में नून लीग के साथ हुआ था, यानी जो कुछ नवाज शरीफ के साथ माजी में हुआ था अब उसका निशाना इमरान खान बन रहे हैं। 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया। फिर मुल्क में ये बहस शुरू हो गई कि आर्टिकल 62(1)(f) में नाअहली की मुद्दत नहीं बताई गई, इसलिए नवाज शरीफ कितने अरसे के लिए नाअहल होंगे। इस सवाल का जवाब भी खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया। अप्रैल 2018 को जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में जस्टिस शेख अजमत सईद, जस्टिस उमर आताब बंदयाल, जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस सज्जाद अली शाह ने एक मुत्तफ़िका फैसला जारी किया, जिसमें यह करार दिया गया कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल होने वाला शख्स ताहयात नाअहल रहेगा। फैसले के मुताबिक उन्हें आइन का आर्टिकल 62(1)(f) रुकन पार्लियामेंट की सदाकत, अमानत और दयानत के तयन से मुतालिक है। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत किसी शख्स के खिलाफ अदालती हुक्म हो कि वो सादिक और अमीन नहीं तो वो रुकन पार्लियामेंट नहीं बन सकता। आइन में जहाँ नाअहली की मुद्दत का तयन ना हो वहाँ नाअहली ताहयात समझी जाती है। अहम बात यह है कि पनामा केस में नाअहल होने के बाद जब नवाज शरीफ का पार्लिमानी सफ़र ख़त्म हुआ तो नून लीग ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके नवाज शरीफ को पार्टी का सदर बना दिया। लेकिन फिर फरवरी 2018 को सेनेट इलेक्शन से पहले ही जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने यह करार दिया कि आर्टिकल 62 के तहत नाअहल होने वाला शख्स पार्टी का सदर भी नहीं बन सकता। इसका फैसला खुद साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने तहरीर किया और लिखा कि पार्टी सरबराह की अहलियत के लिए भी वही कवानीन लागू होंगे जो रुकने पार्लियामेंट के लिए होते हैं। इसे भी 62-63 की शर्त पर पूरा उतरना ज़रूरी है। जो शख्स बादशाह बनने के लिए नाअहल हुआ
उसे किंग मेकर बनने की आज़ादी नहीं दी जा सकती। नाअहल शख्स का इंतखाबी अमल से गुजरे बगैर पपेट मास्टर के तौर पर सियासी ताकत इस्तेमाल करना आइन से खिलवाड़ के मुतरादिफ है। इस तरह नवाज शरीफ ने सेनेट इंतखाबात के लिए जो टिकट दिए थे उनकी भी कानूनी हैसियत ख़त्म हो गई थी। फिर नून लीग के सेनेट के उम्मीदवार पार्टी सतह पर नहीं बल्कि आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए। साथ ही बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गिराई गई, पार्टी तोड़ी गई, बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनाई गई, सादिक सरजानी को चेयरमैन सेनेट बनाया गया। अब इमरान खान की पार्टी सरबराही खतरे में है और इंतखाबात करीब हैं। नवाज शरीफ और इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से ही हम बात करेंगे। हमारे साथ तज्ज़ियाकार सहाफ़ी मौजूद होंगे, मुजीबुर रहमान शामी और आसमा शिराजी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। माजी के वाक़यात और आज के बड़े फैसलों पर भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ियों में से एक मुजीबुर रहमान शामी साहब से और पाकिस्तान की सीनियर खातून सहाफ़ी एंकर पर्सन आसमा शिराजी से। आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। शामी साहब, आसमा साहिबा, आप दोनों से ही सवाल है। मुस्लिम लीग नून ने माजी के वाक़यात को साजिश कहा, आज इसको इंसाफ कहा जा रहा है। क्या ये मकाफात अमल है किसी हवाले से, या ये निज़ाम की दुरुस्तगी या निज़ाम की ख़राबी है, या फिर ये बस निज़ाम का उतार चढ़ाव है? आज किसी के लिए अच्छा तो माजी में बुरा था, आज किसी के लिए बुरा तो फिर मुस्तकबिल में उसके लिए अच्छा होगा। शामी साहब देखें जुनैद साहब, जो हमारा निज़ाम इंसाफ है और जो हमारा निज़ाम सियासत है, जो निज़ाम हुकूमत है, वो सब हम उससे वाकिफ़ हैं। और ये बार बार उसमें इस तरह के मामलात होते हैं और इनका कोई मुदावा नहीं होता। हम अदारे कायम करते हैं गैर जानबदाराना एहतसाब के लिए, और वहाँ पर जो जुल्म और ज़्यादती होती है और जिस तरह उनको यरगमाल बनाया जाता है, उसकी तफसील कहाँ बयान करें, किससे बयान करें? किसी सनम कदे में बयान करें तो कहे सनम भी हरी हरी। ये जो कुछ हो रहा है ये हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा है। हमें इस पर सोचना चाहिए, इसका कोई अजाला करना चाहिए। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं, पूरी दुनिया में एक हंगामा बर्पा हो गया, उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई, उनके ख़िलाफ़ नारे लगते रहे दुनिया भर में। उनका आप देखें कि जो पाकिस्तान का क्या नुकसान हुआ, हमारा सारा निज़ाम तलपट हो गया। और आज ये कहा जा रहा है कि वो बुनियादी सवालात के जवाब ही नहीं है नैब के पास, कि भाई वो जो उनका कोई ताल्लुक़ है फ्लैट से, उसका कोई दस्तावेजी सबूत है, कोई शवाहिद हैं, जवाब नदारत। तो आप देखें कि आज अदालत में जो सवालात हो रहे थे उसका जवाब नैब के प्रोसिक्यूटर के पास नहीं था, बुनियादी सवालात थे। और जो कुछ हो चुका है वो अब हो चुका है। तो अब अगर हमारे अहले सियासत इससे सबक हासिल करें, बजाय इसके कभी एक की बारी आए, कभी दूसरे की बारी आए, कभी एक के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, कभी दूसरे के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, उनको बैठकर कोई तय करना चाहिए और अपने मामलात जो हैं उनको दुरुस्त करना चाहिए। निज़ाम इंसाफ जो है उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जो एजेंसियां हमारी हैं उनका किरदार महदूद करना चाहिए। एक दूसरे को जिच करने, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हर चीज़ को पामाल करना, हर ज़्यादती रवा रखना, ये सिलसिला कहीं तो ख़त्म होगा ना। हमें इसकी बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ी है। आज हमारी मईशत कहाँ है, आज हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी कहाँ है, हमारी तालीम कहाँ है, हमारा समाज कहाँ है, हमारे लोग कहाँ हैं, उनका क्या जीना दुभर हो गया। तो ये जो कीमत हमने बहैसियत कौम अदा की है, अब इसका तकाजा ये है कि हमको सबक सीखें। और अहले सियासत जो हैं बुनियादी जिम्मेदारी उनकी है। अगर वो दुरुस्त नहीं होंगे, अगर वो सियासत को हदूद व क़यूद के अंदर नहीं खेलेंगे, कभी एक को गिराने के लिए हर किस्म की ज़्यादती रवा रखेंगे, कभी दूसरे को गिराने के लिए, तो ये हमारा सफ़र जो है दायरे में जारी रहेगा और खुदा मालूम है वो कहाँ ले जाए, किस जगह हमें गिरना पड़े और किस जगह हमारी हड्डी जो है बोटी चिकनाचूर हो जाए। ये सब सोचने की बातें हैं, इस पर गौर करना चाहिए। आसमा, आप क्या समझती हैं इस बारे में?
जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि शामी साहब ने दरिया को कूजे में बंद किया है कि अब ये दायरे का सफ़र जो है ये मौत के कुएं का दायरा जो है वो बन चुका है, जिसके अंदर ये सफ़र जारी है। और मुझे तो वो दिन याद आते हैं जुनैद के, जब ये पनामा की स्टोरी ब्रेक हुई थी और उसके बाद से ये JITs बनी थी, फिर उसके बाद आपने देखा धरने और मुजाहरे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था, फिर एक मीडिया ट्रायल अलग चल रहा था, वन साइडेड प्रोग्राम्स हो रहे थे, इल्ज़ामात लग रहे थे, फिर वो आप सिसिलियन माफिया आपको याद होगा, फिर आपको याद होगा कि किस तरह से वो कहा गया था पिटी द नेशन, और किस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक हिजान बर्पा किया गया था। ये सब कुछ अदालतों के अंदर हो रहा था, लेकिन ईमा किसकी थी? वो ईमा उस वक्त की मुख्तदरा की थी, इस्टेब्लिशमेंट की थी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र कोई और थे, आंख का तारा उस वक्त कोई और था, और किसी और को लाना था। एक पूरा स्टेज तैयार किया गया, स्क्रिप्ट लिखा गया, किरदार तराशे गए, और पाकिस्तान के साथ फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान का समाज, पाकिस्तान का अखलाक, ये सब और इक़दार, ये सब जो हैं वो उसके साथ क्या हुआ उसका नोहा हम लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि क्या अब फिर हमें ये सोचना है कि दायरे का सफ़र दोबारा तो नहीं शुरू कर रहे, क्या कहीं अनडू करने के चक्कर में एक दफ़ा फिर वही दायरा तो नहीं आगाज़ होने जा रहा जिसका कि कुछ अर्सा पहले या बार बार 75 सालों में जो है वो किया जाता रहा। तो ये अब वो स्टेज आ गई है जहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, रियासत को ज़रूरत है, इदारों को ज़रूरत है, सियासतदानों को ज़रूरत है, रहनुमाओं को ज़रूरत है कि वो कम अज़ कम बैठें और फ़िक्र करें इस बात के ऊपर कि कल कोई मंजूर नज़र, आज कोई मंजूर नज़र, कल कोई लाडला, आज कोई लाडला। तो इस खेल से निकल के पाकिस्तान की अवाम जो है उसके मामलात को और उसको देखना पड़ेगा। मगर एक बात दुरुस्त ज़रूर होनी चाहिए, देखिए भुट्टो साहब का कत्ल हो या फिर उसके बाद पाकिस्तान के वज़राए आज़म की रुखसती, उनकी जलावतनी, उनकी शहादतें हों, कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जो बैठी है वो ज़रूर देखे, वो पुराने केसेस को भी देखे, मुकदमात को भी देखे और अंडू करने की कोशिश करे, इंसाफ दे उनको जो कि इस वक्त मौजूद नहीं है। और ऐसे ख़ास करके जो ऐसे मामलात थे जिसमें कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत को निशाना बनाया गया, उस पर तो बात हो सकती है, काम हो सकता है। मेरा ख़्याल है ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की जितनी आज ज़रूरत है इससे पहले कभी ना थी। शामी साहब, आज के इन फैसलों का, नवाज शरीफ की बरियत के फैसले का क्या ये मतलब हो सकता है कि नवाज शरीफ के लिए रास्ते साफ हो रहे हैं और इमरान खान के लिए रास्ते बंद हो रहे हैं, उनके ज़ेरे समात केसेस को मद्देनज़र रखा जाए? या फिर आज के इन फैसलों का ये नतीजा भी निकल सकता है कि इस तरह के गोरख धंधे के ज़रिए से किसी और सियासतदान का कभी दोबारा रास्ता बंद नहीं किया जाएगा? क्या ये नतीजा भी निकल सकता है इसका? ये नतीजा तो निकलता तो नज़र नहीं आ रहा। इस नतीजे को निकालने के लिए तो अहले सियासत को बैठना पड़ेगा एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को स्पेस देनी होगी, एक दूसरे का हक के सियासत तस्लीम करना होगा। दुनिया भर में जहाँ जमहूरी हुकूमतें कायम हैं, जहाँ दस्तूर के मुताबिक हुकूमतें चल रही हैं, वहाँ इस तरह तो नहीं होता कि आप अगर एक इंतखाब जीत जाएं तो जो आपके मुखालिफ हैं उनसे हाथ मिलाने को तैयार ना हो, उनके साथ बैठने को तैयार ना हो, और उनको आप कहें कि हम तय कर देंगे, और जो मुखालिफ हैं वो समझे कि हम इस शख्स को इख्तिदार पे बैठा नहीं रहने देंगे। आप देखें, हमारे हमसाए में देख लें, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, और ये सारे मुमालिक तो हमारे करीब के मुल्क हैं ना, और किसी न किसी तरह हमारी तारीख का हिस्सा रहे हैं, हमारे वजूद का हिस्सा रहे हैं। तो इन्होंने जो सीखा है हम क्यों नहीं सीखने पर तैयार हैं? तो ये तो पहली बुनियादी बात तो ये है, और ये बात कोई सीखते नजर नहीं आ रहे लोग। अब तो यानी एक ही जज्बा है कि किसी तरीके से मैं अपने मुखालिफ को तहक़ीक़ कर दूं। तो जब तक अहले सियासत ये बात नहीं सीखेंगे उस वक्त तक ये मामला इस तरह आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी हुआ, अब नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको इंसाफ मिल गया, एक लिहाज से आप कह सकते हैं, क्योंकि जो कुछ उनके साथ हुआ है अब उसकी तो सारी तफसीलात हमारे सामने आ गई जी। अब किसी दूसरे के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हर एक को हमारा निज़ाम इंसाफ जो है उसके बारे में हमें गौर करना चाहिए। अभी आसमा कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट सारी माजी की गलतियों की इस्लाह कर दे, उनका अजाला कर दे। ये सुप्रीम कोर्ट के बस में नहीं है, वो किस किस गलती की इस्लाह करेगा।
अगर हम मुस्तकबिल पर नजर रखें और मुस्तकबिल को दुरुस्त कर लें और हर शख्स जो है और अदारा जो है अपने गिरबान को टटोले, उसने देखे क्या किया है। भैया आप अपनी सियासत जो है उसको आईन के दायरे में चलने नहीं देते। कौन लोग हैं जो ये बाजीगर हैं, वो कौन लोग हैं जिन्होंने तमाशे नचा रखे हैं, वो कौन हैं जो अपनी मुसल्लत करना चाहते हैं मर्जी, वो कौन लोग हैं जिसी को चैन नहीं लेना देने चाहते। तो ये सारे सवालात हैं जो हमारा पीछा कर रहे हैं, हमारा मुस्तकबिल खोटा कर रहे हैं। अगर हम सवालों का जवाब नहीं ढूंढेंगे, अपने मुस्तकबिल को भी माजी बना देंगे, फिर हम कहां जाएंगे। हर मैदान में हम पीछे हैं। आज देखिए, आप मुकाबला कीजिए, मुवाजना कीजिए दुनिया के ममालिक के साथ। जी, आपने इसका जिक्र किया। शामी साहब, आप दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं। आसमा साहिबा, शामी साहब कहते हैं कि अहले सियासत को अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा। क्या अहले सियासत की ये पहली जिम्मेदारी है? चूँकि जब हम देखते हैं माजी के वाक़यात को तो नज़र आता है कि रियासती फैसला साज सबसे पहले मैदान में आते हैं जो कोई साजिश बुनते हैं, फिर अदलिया के कुछ किरदार उसमें शामिल हो जाते हैं, फिर किसी सतह पर जाकर सियासतदान आते हैं। अगर इनको 3 सतहों में बयान करना है तो सबसे आखिरी सतह पर जो लोग हैं, क्या उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है? जी, मेरे ख्याल है कि उनकी भी बनती है, लेकिन मुक़्तदरा की ज़िम्मेदारी ज़्यादा बनती है, क्योंकि पाकिस्तान के 75-76 बरसों के अंदर अगर कोई एक इदारा मजबूत रहा है और एक इदारा जो कि इंटरवीन करता रहा है, जो कि सियासत में मुदाखलत करता रहा है, जो कि बार बार इक़्तिदार पे काबिज़ रहा है, जिसने पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान की जमहूरी रिवायात को, पाकिस्तान के निज़ाम को, पाकिस्तान के आइन को पामाल किया है, अगर वो इदारा जो है वो ये फ़ैसला कर लेगा कि आइंदा ये नहीं होना और सियासत के अंदर मुदाखलत बंद करनी है। और आपको याद होगा कि PDM की जो पूरी मूवमेंट थी, पीपल्स पार्टी और PDM की, इमरान खान साहब के दौर के अंदर और उसके बाद भी कुछ अरसा वो यही थी कि सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। फिर आपको याद होगा कि जनरल बाजवा ने भी ये कहा था कि इदारा जो है वो आइंदा नहीं इंटरवीन करेगा, वो मुदाखलत नहीं करेगा। फिर उसके बाद 9 मई होती है और 9 मई तक जो पाकिस्तान की सियासत थी वो एक मजबूत धारे में थी, वो एक मजबूत किरदार अदा करने की पोजीशन में थी, गो कि वहाँ पे भी वो उस तरह से काम नहीं हुआ। लेकिन 9 मई के बाद तो पाकिस्तान की सियासत जो है वो उसको बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया गया या वो लग गई। और इसका जिम्मेदार कौन है? जब तक उस जिम्मेदारी का तयन नहीं होगा, इसके जिम्मेदार अगर इमरान खान साहब हैं तो उनके साथ वो शामिल किरदार भी थे जो कि उनको लाने वाले या उनको सपोर्ट देने वाले हैं। तो जब तक ये तयन नहीं होगा, इसके ऊपर तलाफी कैसे होगी, इसकी माफ़ी कैसे होगी, कोई एहसास नदामत, कोई एहसास पछतावा होगा तो मामला आगे बढ़ेगा। तो मेरा ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि रियासत अपना काम करे और इस्टेब्लिशमेंट सियासत के अंदर मुदाखलत ना करे। शामी साहब, इमरान खान जिस दौर से इस वक्त गुजर रहे हैं उसमें जो ये फैसला कर रहे हैं कि गैर सियासी शख्स को पार्टी चेयरमैन के उम्मीदवार के लिए नामजद किया जा रहा है, आपको कैसा लगता है उनका ये फैसला मौजूदा हालात में और फिर जो मुस्तकबिल में उनके लिए सूरत हाल पैदा हो सकती है उस हवाले से? देखिए जुनैद साहब, मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा फैसला है, क्योंकि कानून के दायरे में रहकर और आइन के दायरे में रहकर सियासी जमातों को अपनी जिद्दोजहद करनी होती है। वो छापामार तंजीमों की तरह एक्ट और रिएक्ट नहीं कर सकती। तो अब कानून अगर उनका रास्ता रोक रहा है और उसमें से वो अपना आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्होंने एक अच्छा फैसला किया है कि अपनी जमात का नज़्म कायम करें, उसे उस्तवार करें और उसके अपना फिर सियासत में हिस्सा लें, इंतखाब में हिस्सा लें, अपना बल्ला महफूज करें और आगे बढ़ें। देखिए, मुख्तलिफ जमातें इन मराहल से गुजरती रही हैं और उन्होंने अभी मुस्लिम लीग नून के साथ जो हुआ हमने देखा, पीपल्स पार्टी भी ऐसे अदवार से गुजरी है और अब खान साहब अगर दानाई के साथ और हिकमत के साथ गुजर जाते तो उनके लिए बहुत बेहतर होता। जिस तरह उन्होंने तसादुम का रास्ता इख्तियार किया, जिस तरह 9 मई हमारे यहाँ पेश आया और जो वाक़यात उस दिन पेश आए, उन्होंने हमारी सियासत, हमारी सहाफ़त, हमारी अदालत, हर शय को मुतासर किया है और हमारी जो आज़ादी है उसको महदूद किया है, हमारी स्पेस को कम किया है। तो अगर ये तसादुम का रास्ता ना अपनाया जाए, कानून के दायरे में आप आगे बढ़ेंगे, उसी से रास्ता निकलेगा। आप उनके इस फैसले को दुरुस्त समझते हैं? कदम रहे तो इसी से फिर
आगे मुश्किलात आसान होंगी। आसमा साहिबा, आपको क्या लगता है कि एक गैर सियासी शख्स के हाथ में पार्टी की चेयरमैनशिप देने से वो असर रसूख बरकरार रख सकेंगे पार्टी पर, या फिर उनके हाथ से निकल सकता है सब कुछ इमरान खान के? देखिए, गैर सियासी तो नहीं है, मगर जिसे कहना चाहिए नौवारिद ज़रूर कहा जा सकता है, या नए हैं पार्टी के अंदर बैरिस्टर गौहर, लेकिन एक बड़ा मोतबर नाम है वो वकालत का भी। लेकिन ऐसे लगता है कि इनसिक्योरिटी यहाँ पे भी है। उनको केयर टेकर के लिए या निगरान चेयरमैन के तौर पे नामजद किया है इमरान खान साहब ने। ऐसा लगता है कि वो इसी तरह से ही पार्टी की चेयरमैनशिप जो है वो देंगे लोगों को, बस वरना वाइस चेयरमैन के तौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद थे और बड़े सीनियर वो लीडर हैं, और वो उनके ऊपर अभी तक कोई सज़ा याफ्ता भी नहीं है। इसी तरह से परवेज़ इलाही साहब हैं, सदर हैं, और वो भी सज़ा याफ्ता नहीं है। वो किसी मजबूत शख्सियत को अदर देन दैट अली मोहम्मद खान साहब हैं, उनको वो कर सकते थे नामजद, लेकिन उन्होंने ये मुनासिब समझा कि बनिस्बत इन सब की निस्बत जो है वो एक कदरे कमज़ोर शख्सियत हों, उनको बनाया जाए ताकि कोई इनसिक्योरिटी जो वो फील कर रहे थे उसका मुकाबला किया जा सके या अपनी पोजीशन को सिक्योर किया जाए। मेरा ख्याल है कि इस तरह के जो क्राइसिस में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसमें बैरिस्टर गौहर एक अच्छी चॉइस ज़रूर है, लेकिन जो फैसले करने हैं वो तो किसी सियासी शख्सियत को ही फैसले जो है वो करने हैं। आसमा शिराजी साहिबा, मुजीब रहमान शामी साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम जारी रहेगा, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आज बलोच तलबा बाजियाबी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद के केस की अहम समाअत हुई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने समाअत के दौरान सख्त रिमार्क्स दिए हैं। आज की समाअत में अदालत ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और वफाकी वज़रा को तलब किया था, जिस पर निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी और निगरान वज़ीर इंसानी हकूक़ खलील जॉर्ज अदालत में पेश हो गए। जबकि अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अदालत को बताया कि वज़ीर आज़म बैरून मुल्क होने की वजह से नहीं आ सके। बलोच तलबा को बाजियाब करवा लिया गया है, वो घर पहुँच चुके हैं। 28 बलोच लापता अफराद अभी भी लापता हैं। 28 तलबा के शनाख्ती कार्ड्स की तफसील ना होने के बायस वो ताहाल लापता हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा वो यकीन दहानी करवाते हैं कि तमाम लापता अफराद को बाजियाब करवाने की कोशिश करेंगे। कमीशन की रिपोर्ट निगरान वफाकी काबीना के सामने पेश की गई थी। काबीना की कमेटी तश्कील दी गई जिसको ये मामला भेजा गया। कमीशन को ऑर्डर था कि एक्शन से मुताल्लिक तजावीज़ दें। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने रिमार्क्स दिए कि सादा सी बात है, बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है, सारे लापता यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, क्या वो पाकिस्तानी शहरी नहीं? ये रिपोर्ट बादी नज़र में ज़ाहिर करती है कि मुल्क में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, जिसका जो जी में आए वो किए जा रहा है। सारा इल्ज़ाम स्टेट एजेंसीज़ पर है। ये हमारे शहरी हैं, इनकी माएँ बहनें भाई रो रहे हैं, वो बलूचिस्तान से चलते हैं, यहाँ कमीशन के सामने आकर पेश होते हैं। जो दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, अदालत में पेश करें। किसी एजेंसी को इस्तिस्ना नहीं कि जिसको मर्जी बरसों के लिए उठा कर ले जाएं, बाद में थाना पारा के SHO की तहवील में दे दें। क्या किसी महज़ब माशरे में ये काम होते हैं? जो भी लापता शख्स बाज़ियाब होता है वो आकर कहता है कि वो किसी केस की पैरवी नहीं करना चाहता। ना बंद कमरों में कहानी सुनाएंगे, ना बंद कमरों में किसी की सुनेंगे। जो कहना है ओपन कोर्ट में कहें। अदालत ने वज़ीर दाखिला से मुकालमा करते हुए कहा कि आज 22वीं समाअत है, आपने सारी एजेंसीज़ को बुलाकर पूछना था। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने जवाब दिया कि कमीशन ने बहुत सी चीज़ों को नहीं देखा। बहुत सी मिसालें मौजूद हैं कि यहाँ से लोग अफ़गानिस्तान चले गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने रिमार्क्स दिए कि जबरी गुमशुदगी वाले केसेस में लोग आपके अपने इदारों के पास हैं। एक तरफ मखसूस इदारे पर इल्ज़ाम है और इन्वेस्टिगेशन भी उन्होंने करनी है। सेक्रेटरी दिफा ज़िम्मेदार हैं कि उनके इदारे किसी ऐसे काम में मुलविस ना हो। जबरी गुमशुदगी केसेस का हल निकाल कर रिहा करें या अदालत में पेश करें। आज तक किसी रियासती इदारे को ज़िम्मेदार ठहरा कर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हमारा मसला यह है कि हम मानते भी नहीं हैं कि जबरी गुमशुदगी के केसेस हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जिनमें लोग सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ते हुए मारे गए। एक शख्स भी लापता है तो वो हमारी ज़िम्मेदारी है और हम ढूंढेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने मज़ीद रिमार्क्स दिए कि आप और वज़ीर आज़म बलूचिस्तान से हैं, कल आपने वापस जाना है। इदारे सारे सेक्रेटरी दिफा के मातहत हैं, कोई भी कानून से बालातर नहीं। जजेस ने जाकर बंदे रिकवर नहीं करने हैं, हम जजमेंट्स दे सकते हैं। ये मुल्क शोहदा की बुनियाद पर चल रहा है। पाक फ़ौज ने जो कुर्बानियाँ दी उससे इनकार नहीं। कोई रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस हो तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, अदालत में लाएं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि वो यकीन दहानी करवाते हैं कि एक एक केस को हम देखेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क के अमन के लिए इदारों की कुर्बानियाँ हैं, शोहदा की कुर्बानियाँ मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं। दूसरे पहलुओं को भी नहीं छोड़ा जा सकता, शहरियों के हकूक़ हैं। दरख्वास्त गुजार की वकील ईमान मज़ारी ने कहा कि जिन अफराद का बताया गया कि बाज़ियाब हो गए हैं उन्हें वो चेक करना है। इसके बाद एक लापता बलोच नौजवान की बहन इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश हुई और बात करते हुए जज्बात पर काबू ना रख सकी, रो पड़ी।
इसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगली तारीख पर लापता तलबा बरामद ना हुए तो वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला पर पर्चा काटने का हुक्म दूंगा। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला पर भी पर्चा काटने का हुक्म दूंगा। फिर आप सबको घर जाना होगा। आइंदा तारीख पर मुझे ये बच्ची यहाँ आकर कहे कि मेरा भाई वापस आ गया है। अदालत ने निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी से मुकलमा करते हुए रिमार्क्स दिए कि ये लापता अफराद बाजियाब ना हुए तो आप और वज़ीर आज़म पर FIR का हुक्म दूंगा। बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये बात समझा रहा हूँ। सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला भी जिम्मेदार होंगे। इनसे मिलें, इनको बुला लें या खुद प्रेस क्लब जाएं, इनकी बात सुनें। इन फैमिलीज से मिलने में आपको कितना वक्त लगेगा? निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने अदालत को जवाब देते हुए कहा कि वो 2 दिन में मिल लेंगे, खाने पर भी बुलाएंगे। अदालत ने निगरान वज़ीर दाखिला को हिदायत की कि वो 2 हफ्ते में इन बलोच फैमिली से मिलें और जो बलूचिस्तान में हैं वहाँ जाकर उनसे मिलें। आप सेक्रेटरी दिफा को हिदायत जारी करें कि अपने मातहत इदारों को बुलाकर उनसे इस बारे में पूछें। इसके बाद अदालत ने तमाम लापता अफराद की फैमिलीज़ की तफसीलात हुकूमती कमेटी को देने की हिदायत करते हुए केस की मजीद समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी। दूसरी तरफ तुरबत में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक नौजवान के लवाहिकीन का धरना जारी है। मुबैना मुकाबले के 7 दिन बाद बालाच मौला बख्श की तदफीन आज कर दी गई। ताहम अहले खाना का कहना है कि तदफीन के बाद मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। प्रोग्राम का यहाँ पर इख्तिताम होता है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।